हमारा जो परसेप्शन है दूसरों की नजरों में, यानी कि जो इमेज है, वो हमारा एसेट भी है लेकिन लिमिटेशन भी। जैसे इंडिया का परसेप्शन मेजरली सॉफ्ट पावर से कनेक्ट करके देखा गया। अब इंडिया इकोनॉमिकली राइज करता है, ठीक है, उस पर जिस देश को जो बेनिफिट हासिल करना है उसके लिए हमसे नेगोशिएट करते हैं। लेकिन जैसी बात आती है सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर की तरफ ट्रांजिशन होने की, तो ऐसा लगता है कि दुनिया उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। वहां पर कई स्टांस ऐसे लेते हैं जिसमें क्लियर कट हिपोक्रेसी दिखती है। बचपन में एक सेंटेंस में सुनता था कि ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो मन में सवाल आता था कि भाई जब खुद ही अपनी मदद कर लेंगे तो फिर ईश्वर कैसे मदद करेंगे। ये बस शुरुआत में समझ में नहीं आती थी। उसके बाद जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने लगे तो उसमें भी एक बात समझ में आई कि यार सेल्फ हेल्प इज द ओनली रियल हेल्प। 3S होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, जो मॉर्गनथाउ कहते हैं, जो रियलिस्ट स्कॉलर हैं। सबसे पॉपुलर आइडियाज उन्हीं के हैं जिसकी वजह से या जिसके बेसिस पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है। वो कहते हैं व्हाट मैटर्स इज स्टेट, यानी कि आपका देश मैटर करता है, देश का सर्वाइवल मैटर करता है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या फिर और अदर तरह के सिक्योरिटी इश्यूज हो। जैसे कि आज के इशू में मैं सिक्योरिटी को नॉट जस्ट टेरिटोरियल, मैं अदर एस्पेक्ट से भी डिस्कस करूंगा। तो यानी कि सर्वाइवल, और तीसरा सेल्फ हेल्प, यानी कि स्टेट, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प से ही स्टेट को सर्वाइव रखा जा सकता है। तो आज इंडिया उस जंक्चर पे है कि हमें समझना होगा इस बात को, राइट। तो इंडिया इस विषय में कर क्या रहा है और क्यों अभी करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं कि हमें इस पर विशेष फोकस करना क्यों जरूरी है। फिर सेकंड पार्ट में एनालाइज करेंगे कि भाई हम इसमें क्या कर रहे हैं और क्या वो करना इनफ है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस एक वीडियो से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑफ ऑल इनिशिएटिव्स इन दिस डायरेक्शन। सबसे पहले इंडिया के बॉर्डर्स पर देखिए चैलेंज क्या है। पाकिस्तान तो आपको पता ही है, राइट। इसके अलावा नेपाल नेपाल जो है चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। नेपाल कोई अपनी इकोनॉमी को उनको बूस्ट करना है, तो उसके लिए वो समझ रहे हैं कि चाइना से जो ट्रांस हिमालयन रेलवेज हैं वो इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। 5G का जिम्मा चाइना लेगा, हाइड्रो पावर सेक्टर में चाइना बूस्ट करेगा। लेकिन मुद्दा है कि जो ट्रांस हिमालयन रेलवेज है, जब वो इंडिया के इस ईस्टर्न फ्लैंक पर, इस वाली साइड पर आएगा, तो इंडिया का टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इस साइड हमें बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन वी काउंट ऑन नेपाल टू एक्ट एज अ बफर, कि भाई उसकी टेरिटरी का इस्तेमाल चाइना अपने लिए नहीं करेगा। नहीं, वी कैन नॉट काउंट, राइट। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद क्लियर कट बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान के फेवर में, चाइना के फेवर में बोल रही है। अभी रिसेंट जो कमेंट आपने सुना होगा, जो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल है, उनका कमेंट देखिए क्या था। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी तो कह रहे थे कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करा तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट से हाथ धो बैठेगा। मतलब एक चीज तो सीखने वाली है, देखिए कॉन्फिडेंस। बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी के जो डीजी हैं उनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये पूरा इंडिया है, ठीक है, और यहां पर ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से हाथ धो बैठोगे। तो इतने बड़े देश की इकोनॉमी, दुनिया का सबसे बड़े देशों में मतलब डिफेंस इंपोर्टर, और अभी तो काफी चीजें आपको बताऊंगा मैं, उसको सीधा चैलेंज बांग्लादेश दे रहा है, राइट। इंटरिम गवर्नमेंट दे रही है। यहां पर मोहम्मद यूनुस जब चाइना गए तो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज लैंडलॉक्ड एंड बांग्लादेश इज द रियल पावर डिफेंडिंग द वाटर्स इन दिस रीजन। अच्छा जी, तो हम तो क्या ही कर रहे हैं यहां बैठ के, क्योंकि रियल डिफेंडर आप अपने आप को बता रहे हैं बे ऑफ बंगाल का, है कि नहीं। लेकिन ये स्टेटमेंट्स अपने आप में शो कर रही हैं कि ऑल इज नॉट गुड ऑन इंडियाज बॉर्डर एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया सिक्योरिटी वी कैन नॉट टेक थिंग्स लाइटली। भाई लाइटली थोड़ा ना ले सकते हैं अगर ऐसे बयान आ ही रहे हैं। म्यांमार में जो जुंटा गवर्नमेंट है, हालांकि वहां पर हम अपने रिलेशंस को बैलेंस कर रहे हैं विद द मिलिट्री गवर्नमेंट एज वेल बाय हैविंग और ऑल्सो गिविंग सपोर्ट कि देखो वायलेंस ना हो, लेकिन जुंटा गवर्नमेंट जो यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट है उसका क्लियर कट अलाइनमेंट है चाइना के साथ। और यहाँ पर कुनमिंग से लेकर, यहाँ पर कुनमिंग जगह पड़ती है, कुनमिंग से लेकर क्यूप्युक, यहाँ क्यूप्युक पड़ता है, क्यूप्युक पोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाइना ला रहा है। मैं इसलिए ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि इंडियन ओशन में एक ह्यूज कोस्ट रखता है। यहां पर हम अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसी इंडो पैसिफिक रीजन में यहां पर पाकिस्तान से ग्वादार
यहां पर क्युकप्युक, बांग्लादेश ऑलरेडी अलाइनिंग विद चाइना, श्रीलंका की इकोनॉमी और उस वजह से उसकी डिपेंडेंस, राइट, हम्बनटोटा पोर्ट। तो ये क्लियर कट शो कर रहा है कि यार हमारे ही नेबरहुड में, चाहे हम आपके कोस्टल पार्ट की बात करें चाहे कॉन्टिनेंटल पार्ट की बात करें, दोनों जगह हमारे सामने मेजर चैलेंज है। ऐसा लग रहा है कि चाइना इज एक्चुअली यूजिंग कंटेनमेंट स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया एंड व्हाट यू आर सीइंग इन इट योर नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोस में जो हम चैलेंजेस देख रहे हैं वो चैलेंजेस एक्चुअली रैंडम नहीं है, देयर इज अ पैटर्न देयर। और वो पैटर्न क्या है? वो चाइना का एक स्ट्रेटेजिक विजन है कि हमें इंडिया को रोकना है, कंटेन करना है, चैलेंजेस क्रिएट करते रहने हैं। तो ये चैलेंजेस में दिख रहे हैं। सेकंड देखिए रिफाइनरीज, क्योंकि देश की सुरक्षा केवल टेरिटोरियल नहीं होती, आर्थिक सुरक्षा भी होती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होती है। इकोनॉमी का एक कंपोनेंट जैसे एनर्जी, तो जहां पर ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनकी मारक क्षमता, यानी कि वहां से जो अटैक की जो यू कैन से दूरी है, वो क्लियर कट अटैक के जद में आ सकती हैं हमारी क्लियर रिफाइनरीज। जैसे जामनगर रिफाइनरी हो गई, आपका आसाम का डिगबोई वाला रीजन हो गया, तो मल्टीपल रिफाइनरीज डायरेक्ट अटैक रेंज में हैं। तो हमें जब भी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार किसी भी देश की सिक्योरिटी मैट्रिक्स बनाई जाती है। मैट्रिक्स का मतलब भाई किस किस तरह के सुरक्षा चैलेंज हो सकते हैं, ठीक, और उसमें वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को रखा जाता है। जब भी जो सिक्योरिटी पॉलिसी डिसाइड करते हैं लोग, वो इसको लेकर मतलब डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुए, सीडीएस हुए, पीएम हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए, और वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को रखा जाता है, ठीक है ना। फिर हमारे पोर्ट्स हुए, यहां पर कांदला पोर्ट, यहां पर पारादीप पोर्ट उड़ीसा वाली साइड, और फिर आपकी ये वाली कोस्ट जहां पर हम देख रहे हैं कि चाइना इज फ्लैक्सिंग इट्स मसल्स, राइट। तो चाइना में शो कर रहा है कि भाई इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन, बट यूएसए कह रहा है जब भी इंडो पैसिफिक की बात होगी तो इंडिया क्रूशल होगा। बट बात यह है कि यार एक जगह तो तुम क्वाड में ये बातें बना रहे हो हमारे साथ, हमारे लिए, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है तो उस पर यू अगेन प्लेइंग एम्बिवेलेंट, क्योंकि तुम्हें पाकिस्तान की भी जरूरत है कि नहीं। प्लस क्वाड में देखिए कोई डिफेंस कंपोनेंट वाला पार्ट नहीं है, यानी कि क्वाड में कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। तो इंडिया के सामने एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है? डिफेंस इंडिजनाइजेशन, यानी कि हम अपनी डिफेंस की क्षमताओं को बढ़ाएं। इसकी हिस्ट्री से इस टॉपिक को उठाते हैं। अभी तक मैंने आपको ब्रीफ बताया है, ठीक है। इसमें जो हर्डल्स हैं अभी बताता हूं। यहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, यहां पर मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, फिर आपका कोई टॉपिक कोई एनालिसिस छूटेगा नहीं। हिस्ट्री से उठाते हैं। तो हमने फोकस किस पर किया? हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर किया, यानी कि सरकारी कंपनियों पर करा कि भाई जब डिफेंस की बात आएगी तो HAL, DRDO, BEL कुछ कंपोनेंट ये बनाएगा। लेकिन हमने ऐसा करा क्यों? आपके अंदर दो सवाल होने चाहिए अगर इस बात को समझना है। हमने करा क्यों और इसका क्या इंपैक्ट हुआ? अगर वाई पे जाएं तो सबसे पहले तो यार पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी सपोर्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट देयर। क्योंकि इंडिया जब आजाद हुआ तो उसके बाद डिफेंस की सोची तो हम सोशलिस्ट कंट्री थे, मोर टिल्टेड टुवर्ड्स स्टेट हैविंग मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य की सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होगी। प्लस एक और फैक्टर था कि प्राइवेट सेक्टर के मतलब टोटल अगर हम प्राइवेट सेक्टर कैपिटल की बात करें, भाई पैसा भी तो लगता है तभी तो डिफेंस को पुश करोगे, तो वो किसके पास ज्यादा था? कंपैरेटिवली सरकार के पास ज्यादा था। जबकि आज के अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का विश्लेषण समझोगे तो आप पाओगे कि प्राइवेट सेक्टर इज प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमी, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था भाई, है ना, इस वजह से सरकारी। तीसरा डिमांड, भाई प्राइवेट सेक्टर तो वही चीज बनाएगा जिसकी डिमांड हो। और मुझे बताओ आप में से कौन ऐसा है कि भाई प्राइवेट कंपनी लगाई जाए मिसाइल की और आप में से कोई मिसाइल ऑर्डर करेगा क्या? टैंक ऑर्डर करेगा क्या? तो कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर अगर लगाए तो उसके लिए डोमेस्टिक डिमांड या फिर इंटरनेशनल डिमांड भी तो होना चाहिए। तो क्या वैसी मार्केट मौजूद थी? तो आप कहेंगे लेकिन सर यूएसए में क्या हो गया? अरे डिमांड थी ना भाई। यूएसए की इंडस्ट्रीज कब बूस्ट हुई? आप देखिए वर्ल्ड वॉर्स के दौरान हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में खासकर जो आज की आप कंपनीज देखते हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये सब कहां है? ये उसी समय का इनका जन्म है, मतलब उसी समय पर इनको मेजर बूस्ट मिला है, जन्म हुआ, बूस्ट मिला। क्यों मिला? क्योंकि भाई डोमेस्टिक कंजप्शन भी था और प्लस डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट ऐसी थी, यानी कि रिश्ते ऐसे थे कि दूसरों की जो जरूरतें हैं उनको भी प्रोवाइड करने के लिए रेडीमेड मार्केट में मिल गया। और जहां मार्केट कम दिखता था तो वहां तो यूएसए और वेस्टर्न नेशंस मार्केट क्रिएट करते ही रहते थे, कहीं सिविल वॉर हो गया, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन ऐसा लेवरेज हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास था नहीं। तो भाई कैसे प्राइवेट सेक्टर बूस्ट होता? तो गवर्नमेंट कंपनियों पर रिलाय करना था या नहीं करना था? बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट एक तो हुआ इनएफिशिएंसी। अब आप कहेंगे सर DRDO, HAL, मतलब ये ऑनर है
हमारे, और आप इनएफिशिएंसी बता रहे हैं। देखिए, इनएफिशिएंसी का मतलब यह है कि डीआरडीओ खुद इस बात को कहता है कि अगर उसको मिसाइल बनानी है तो मिसाइल के जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, तो उन कंपोनेंट के लिए जैसा एक इकोसिस्टम होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का, तो वैसा सिस्टम हमारे देश में मौजूद नहीं है। अभी वो बिल्ड हो रहा है, उसका क्या अभी अपडेट है मैं अभी बताने वाला हूं आगे, लेकिन ये एक मेजर चैलेंज था जिससे डीआरडीओ एचएएल खुद कहते हैं कि हाँ भाई, कंपैरेटिवली इनएफिशिएंसी रही है। इनोवेशन पर इंपैक्ट पड़ता है, कारण क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट है और प्राइवेट है तो दोनों में अप्रोच में तो डिफरेंस होता ही है। यहां पर यू आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट बजट, तो उसमें जो रिस्क, मतलब जो ऊपर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वो आपके प्रोजेक्ट को बजट एलोकेट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई आपको हमने 100 करोड़ दिए हैं तो बताओ क्या रिजल्ट मिला है। लेकिन इनोवेशन में रिस्क हाई रहता है। किसी एक प्रोटोटाइप को बनाने के लिए लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसी कंपनियां, एयरबस जैसी कंपनियां करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन उसमें से फिर जो एक प्रोटोटाइप निकल कर आता है वो फिर एक्चुअली उनका मेजर बिजनेस बनता है, फिर वो सब रिकवर हो जाता है, फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट भी बनता है। लेकिन ऐसा रिस्क क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसा विजन रख सकते हैं, या फिर वो ऐसा रिस्क रख सकते हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेट को भी अपनी पड़ी है कि भाई उसको जस्टिफाई करना है कहाँ इतना खर्चा गया है, राइट, क्योंकि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट्स भी रहे हैं। फिर इसके बाद इंपोर्ट, अब हम खुद ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब इंपैक्ट ये हुआ कि हमें फिर मेजर इंपोर्ट करना पड़ा। 60 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स तो आज भी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों का भी रिलेशन है। रिलेशन क्या है? अगर हमारा टोटल बजट में से एक मेजर पार्ट हम खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट पर, तो मुझे बताइए आरएनडी के लिए उस बजट में पैसा खुद ही कम बचेगा भाई, है कि नहीं? और अगर आप कहो कि नहीं नहीं सर, आरएनडी में लगा दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दो, इंपोर्ट कम करो, फिर आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहेगी यार ये क्या बात कर रहे हो, हमें इन एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है, इन स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, इन एम्यूनिशंस की जरूरत है जो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, लेकिन अगर हमने ना खरीदे, बाहर से इंपोर्ट ना करें, तो देश की सिक्योरिटी ताक पे आ जाएगी। तो ये चैलेंजेस समझे आप, क्यों हमने स्टार्टिंग में इस पर फोकस किया। फिर इसके बाद टेक ट्रांसफर। अब देखो, दुनिया की कई जो एक टॉप कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक टेक्नोलॉजी इन्होंने स्क्रैच से ही बनाई है। कई जो इनके फाइनल प्रोडक्ट बने हैं, यानी कि जैसे एयरक्राफ्ट हुए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हुए, कुछ मिसाइल्स हुए, तो इसमें हमने मल्टीपल नेशंस की कंपनीज का कोलैबोरेशन भी देखा है। लेकिन उस कोलैबोरेशन में टेक ट्रांसफर यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है इजीली हो गया। लेकिन इंडिया के साथ चैलेंज क्या था? क्योंकि देखो, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी वो बड़ा मैटर करती है। देखिए, सीधा सा रूल है, पावर शेक्स हैंड्स विद पावर, यानी कि शक्तिशाली देश वो शक्तिशाली देशों के साथ ही हाथ मिलाते हैं। ये एक रियलिटी थी शुरुआत में, और अभी भी एक मेजर चैलेंज है। जैसे वो कह देते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स है जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है जी, इस वजह से हम आपके देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर आप देखिए बजट का डेटा, लगभग 5 से 6% हमारे डिफेंस बजट का टिपिकली आरएनडी में जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। भाई उसी से तो इंडिजनाइजेशन होगा, पहले अपना कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन चाइना का कंपैरेटिवली 15 से 20% है, यानी कि चाइना के डिफेंस बजट का व्हाट आई फाउंड वाज 15 to 20%, यूएसए का 11 to 14%। तो यानी कि यूएसए अपने टोटल डिफेंस बजट का जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, उससे ज्यादा चाइना कर रहा है आज, राइट। प्लस में एक और डॉक्यूमेंट देख रहा था गवर्नमेंट का, विजन 2047, सुना है आपने? विकसित भारत 2047 तक डेवलप नेशन बनना है। उस रिपोर्ट में गवर्नमेंट का कहना है कि हम 8 से 10% डिफेंस बजट का लेकर जाएंगे अपने आरएनडी पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। लेकिन अभी कितना है? 5 से 6% है, ठीक है, 8 से 10%। फिर अभी डिफेंस मिनिस्ट्री का एक ऑफिशियल कम्युनिक भी आया था, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन दी थी, उसमें भी वो कह रही थी कि अगले 5 सालों का टारगेट है कि हम 10% तक अचीव करेंगे। तो यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री का जो टारगेट है और जो विकसित भारत 2047 जो विजन है इंडिया का, उसका जो टारगेट है वो अलाइन कर रहा है। हम 5 से 6% सब ग्रेजुअली ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डेटा हमारी रियलिटी को भाई बता रहा है, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर मैं ओवरऑल बात करूं, नॉट जस्ट डिफेंस, तो करीब मात्र 0.7% ऑफ जीडीपी हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस हैं, कैसे फाइल पास हो जाएगी भाई आसानी से, क्योंकि फिर वहां पर प्रोसेसेस हैं, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स हैं, तो वो भी एक रीजन रहा। 60 से 70% मैंने आपको बताया कि डिफेंस इक्विपमेंट अभी भी इंपोर्ट हो रहा है, राइट। यानी कि अगर मैं डिफेंस इंपोर्ट की बात करूं तो लगभग 3% ऑफ जीडीपी इसमें खर्च हो रहा है। अगर डिफेंस इंपोर्ट आप ज़्यादा करोगे, मतलब ज़्यादा डिपेंडेंस, 100 रुपये आपके पास, 100 में से आपने 70 रुपये तो डिफेंस इंपोर्ट पे करने हैं। फिर उसके बाद अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हैं जो यूजुअल खर्चे हैं, तो आरएनडी के लिए फिर बजट आपके पास कम बचता है, और इस वजह से इंडिया फिर उसी विशेष साइकिल में फंसा रहा। विशेष साइकिल क्या है कि भाई फाइनली क्योंकि आपने इंपोर्ट करा है, आपके पास आरएनडी कम, तो फिर नया डिफेंस इंडिजनाइजेशन, भारत नए वेपन्स को बनाएगा कैसे, तो उसी सर्कल में फिर फंसा रहा। फिर हमारी डिपेंडेंस हो गई, फिर हमको इंपोर्ट करना पड़ा। अब इसके लिए हमने 2 तरीके अपनाए। देखो, एक तो इंडिया की इकोनॉमी का जो राइज हो रहा है उसके एडवांटेज को लो। ऐसा क्यों?
क्योंकि पहले हमारे पास जो फिस्कल स्पेस था, फिस्कल स्पेस का मतलब भाई ये समझ लीजिए कि खर्च करने की जो क्षमता थी, आज खर्च करने की क्षमता हमारे पास ज्यादा है अगर मैं पिछले 15 साल या 20 साल से कंपेयर करूं, राइट। प्लस डिप्लोमेटिकली इंडिया की जो स्टैंडिंग है आज दुनिया में और ज्यादा बेटर हो गई है। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करें और डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करें, राइट। तो अब कैसे बूस्ट करेंगे? सबसे पहले तो देखिए पॉइंट नंबर 1 जो इंडिया ने किया है, हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है डिफेंस एक्सपेंडिचर में अभी तक के भारत के इतिहास का। एग्जांपल देखिए 6,81,210 करोड़। आप कहेंगे सर होगा ही ना, सर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए अगर मैं टोटल टाइप ऑफ एलोकेशंस को टेक इनटू कंसिडरेशन में करूं तो उसमें सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है हम डिफेंस पर ही कर रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो 9.53% का इंक्रीज है। तो मतलब इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि यार हाँ इंडिया इस पर फोकस कर रहा है। अब आप कहेंगे नहीं सर इससे क्या बात हुई, बताइए हथियारों पे खर्च कर रहे हैं। हथियार आपके देश को केवल सुरक्षा ही नहीं देते, आपकी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं, आपके रिलेशंस को भी बेटर कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, पावर शेक्स हैंड विद पावर। अगर आपको इंडियन ओशन में अपने रिलेशंस को स्ट्रांग करना है तो आपको बताना होगा कि हम खुद तो अपनी एक स्ट्रांग डिटरेंस रखते ही हैं। डिटरेंस का मतलब है कि दूसरा जो है 100 बार सोचेगा हम पर अटैक करने से पहले। प्लस हम एक्सटेंडेड डिटरेंस भी रखते हैं। एक्सटेंडेड डिटरेंस यानी कि मॉरिशस, सेशल्स, ये छोटे छोटे देश, सबको की टेंशन मतलब अगर यू आर आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, फिर आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन उसके लिए अपनी क्षमता तो बढ़ानी पड़ेगी ना। और जब आप ऐसे सिक्योरिटी पार्टनरशिप करते हो तो उससे आपकी इकोनॉमी को भी बूस्ट होता है। भाई आप अपने वेपन्स भी उनको बेच सकते हो। प्लस जब जैसे यूएसए का एग्जांपल लीजिए, सुरक्षा के बहाने फिर वो दूसरे और सेक्टर्स में भी आपके साथ बेटर रिलेशंस रखते हैं, अपनी मार्केट को आपके लिए फेवरेबल बना देते हैं। तो आपकी कंपनियों को भी वहां पर मौका मिलता है अपने सामान बेचने का। तो इसी वजह से मैं बताना चाहूंगा कि केवल बजट के आंकड़ों को मत देखा करो, इसके एनालिसिस को भी समझो कि इसका क्या लिंक है, राइट। अब कंपैरिजन करें, देखिए 2013-14 में हम 2,53,000 करोड़ का बजट रख रहे थे, अब 2024-25 में 6,21,000 करोड़। और इसमें से जो लेटेस्ट बजट है इसमें से 26% हमने कैपिटल एक्विजिशन के लिए रखा है। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई? सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि ये पैसा हम खर्च करेंगे एयरक्राफ्ट पर, मिलिट्री बेसिस पर, मतलब ऐसे एसेट्स पर जिसका लॉन्ग टर्म यूज रहेगा, राइट। तो और इसी में R&D वाला कंपोनेंट भी आएगा, राइट। सेकंड है प्रोक्योरमेंट। अब मैंने आपसे कहा कि यार प्राइवेट सेक्टर तो बूस्ट होगा, वो कहेगा भाई यहां पर कस्टमर ही नहीं है, मैंने फैक्ट्री लगा ली यहां पर, लेकिन कस्टमर केवल गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कह रही है हम तो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई मैं बनाकर करूंगा क्या? तो गवर्नमेंट कह रही है अब देखो अब ये टेंशन मत लेना, क्योंकि जो टोटल 2025-26 का जो बजट एलोकेशन है, कैपिटल एलोकेशन है, तो कैपिटल एलोकेशन जो 26% है, तो वो कह रहा है उसमें से 75% जो हम खरीदेंगे ना वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदेंगे। अब तो खुश हो गए आप। मतलब आप में से कोई अगर डिफेंस सेक्टर में कुछ आप कहोगे सर क्या बात करो, मैं मिसाइल कैसे बनाऊं सर, मैं एडवांस यूएवी कैसे बनाऊं सर, या मैं देखिए बात यह है जब मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं ना तो आप मतलब छोटी सोचते ही नहीं हो, आप सीधा मिसाइल बनाने की सोचते हो। अरे भाई मिसाइल इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लेकिन पार्ट यह है कि इन मिसाइल को बनाने के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, कुछ फ्यूजेस हैं, कुछ छोटे छोटे जो कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट को बनाने अगर आप बनाएंगे तो उसका भी सीधा खरीद सरकार करेगी। यानी कि जो HAL है, DRDO है, अदर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को दी जाएगी। अब समझ में आया, सीधा मिसाइल नहीं बनानी भाई, ये जो कंपोनेंट बनेगी। क्योंकि मैंने क्या बताया, DRDO कह रही थी कि यार हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का, सप्लायर्स का, राइट। वो सप्लाई चेन की एक सिक्योरिटी नहीं है, तो सप्लाई चेन की सिक्योरिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो आने वाले टाइम में इसको पुश मिलेगा कि अनसर्टेनिटी जा रही है। अब जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हमने इस पर ही फोकस किया। ये तो पहला पॉइंट तो बजट वाला था, सेकंड प्रोक्योरमेंट हो गया। थर्ड देखिए पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट। ये क्या है? गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी कर दी, कहा कि भाई ये वाले आइटम ना इस पर इंपोर्ट एम्बार्गो है, यानी कि ये वाले कंपोनेंट इंडिया इंपोर्ट करेगा नहीं, ये वाले कंपोनेंट हम देश में ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे 101 आइटम्स 2020 की लिस्ट में थे, फिर 2021 में 108, और फिर इसके बाद 2000 फिर सब सिस्टम होते हैं, मतलब जो बड़ी असेंबलीज होती हैं उसके जो कुछ कंपोनेंट होते हैं 2500 उसमें रखे गए। अगर मैं आज का अपडेट बता दूं, इस इनिशिएटिव की वजह से कि पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट PIL हमने बना दी कि ये वाले कंपोनेंट हम देश से ही लेंगे, इंपोर्ट पर बैन है एक तरीके से। तो इसकी वजह से 2020 से अब तक 5 ही साल हुए हैं, 5 साल में 3000 टाइप के कंपोनेंट ऐसे हैं जो इंडिजनाइज हो चुके हैं। यानी कि जो कंपोनेंट अब हमारी देश के खुद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बना रहे हैं,
प्लस इस लिस्ट में अब 301 स्पेसिफिक और एडिशनल आइटम्स ऐड हो रहे हैं। तो भाई ये तो देखो यार सक्सेस स्टोरी है कि यानी कि डिफेंस इंडिजनाइजेशन में बढ़ तो रहे हैं। फिर आता है एफडीआई। अब जैसे ही आप इंपोर्ट पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो क्या कहेंगे, अरे यार ये तो मतलब हमारे से अपॉर्चुनिटी छूट रही है, क्योंकि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ब्रिटेन में बैठकर, स्पेन में बैठकर, स्वीडन में बैठकर, स्वीडन भी है, स्वीडन की साब कॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल, यूएसए, तो वो कहेंगे कि यार ऐसा करते हैं कि हम आपके यहाँ ही अपनी फैक्ट्री लगा देते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल वेलकम। तो एफडीआई पॉलिसी हमने रिलैक्स करी है, जैसे 74% ऑटोमेटिक रूट में और 100% रूट में आपका मतलब 100% होगा गवर्नमेंट रूट में। इसका मतलब क्या होता है भाई, 74% तक की जो ओनरशिप है किसी भी जो आप फैक्ट्री यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे हो उसकी फॉरेन कंपनी रख सकती है, और ऐसा करने के लिए वो ऑटोमेटिक रूट में आ सकती है, यानी कि आराम से आप पैसा लाओ, यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, अपना सेटअप करो, मैनेजमेंट डेवलप करो, सब कुछ करो, ठीक है। आरबीआई को इंटीमेट कर देना दिस मच फॉरेन कैपिटल यू हैव एक्चुअली ब्रॉट। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपकी कंपनी यहाँ पर बेस बनाए और 100% ओनरशिप भी आप रखो, तो ऐसे में फिर भाई गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। लेकिन फिर भी दैट्स अ वेलकमिंग स्टेप, जिससे हमारे पास जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों आ सके, राइट। तो उससे फिर क्या होगा, जब वो कैपिटल टेक्नोलॉजी दोनों आएगी तो ट्रेनिंग भी मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, तो उसके साथ साथ और छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी डेवलप होने लगेगी। प्लस इंडिया फोकस करे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर। भाई इनको हमने कह तो दिया आ जाइए, लेकिन भाई इनको बसाना भी तो कहीं पड़ेगा। तो ऐसे में यूपी तमिलनाडु में जैसे इकोसिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं, लैंड एलोकेशंस किए जा रहे हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि इस वाले इनिशिएटिव के बाद से 8,658 करोड़ इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, और जो फरवरी 2025 का जो लेटेस्ट मुझे डेटा मिला तो उसमें 253 एमओयू साइन हो चुके हैं, यानी कि फर्दर और इन्वेस्टमेंट आएगा। इसमें मोस्ट फेमस जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो टाटा ग्रुप का है। एक्चुअली टाटा ग्रुप ने पार्टनरशिप कर रहा है एयरबस के साथ, और इन्होंने वडोदरा में प्लांट लगाया है। 2026 से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी मैं बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ये भी आएगा भी आगे। खैर, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए जो हमने अभी तक किया, इससे कुछ और सक्सेस मिला? जी हाँ मिला। जैसे डिफेंस प्रोडक्शन अगर टोटल हम बात करें तो इसमें गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट देखते तो प्राइवेट का नाम ही नहीं समझ में आता था कि यार प्राइवेट सेक्टर कुछ कर भी रहा है हमारे यहाँ। लेकिन अभी ऑफिशियल डेटा बता रहा है 21% डिफेंस प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर से हो रहा है। कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता, अरे प्राइवेट सेक्टर इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन 21%। जी हाँ, ये अपडेट है। और जैसे ये मतलब 430 तो लाइसेंस प्राइवेट कंपनीज हैं और करीब 16,000 एमएसएमईज हैं जो डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। इन सबको मिलाकर ये 21% डेटा बैठ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेक प्रोसेसर, मैंने आपको बात बताई थी ना कि यार पता है इनिशियल जो फंडिंग होती है, जिसका सपोर्ट जिसकी जरूरत होती है, क्योंकि रिस्क होता है कि यार ये प्रोटोटाइप वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने ना मेक 1, मेक 2, मेक 3 करा। मेक 1 में क्या है, गवर्नमेंट कह रही है 70% तक की जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट कर देगी आपके प्रोटोटाइप के लिए, राइट। तो इससे जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा, राइट। मेक 2 जो है उसमें गवर्नमेंट अलग से कोई फंडिंग नहीं दे रही, लेकिन आपको प्रोसेस सपोर्ट दे रही है कि ठीक है आप मैन्युफैक्चर करिए, आपको लेवरेज दिया जाएगा प्रोक्योरमेंट में, लेकिन प्राइवेट कंपनी आप खुद मैन्युफैक्चर कीजिए, ठीक है, हम पॉलिसी सपोर्ट देंगे, यहाँ पर फंडिंग सपोर्ट भी है। और जो मेक 3 है उसमें प्राइवेट सेक्टर कहेगा देखिए जी हम मैन्युफैक्चरिंग तो करेंगे, लेकिन अब आप कहेंगे हर चीज़ हम यहीं पर बना लें तो ठीक नहीं है। अगर कुछ कंपोनेंट मुझे दूसरे देश से लाना है तो मुझे दूसरे देश के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कहेगी कोई दिक्कत नहीं, तथास्तु, मेक 3 के अंदर जाइए, आप उनके साथ पार्टनरशिप कीजिए, इंडिया उसको भी मेक इन इंडिया में आपको सपोर्ट देगा। तो मेक 1, मेक 2, मेक 3 ये भी इंडिया कर रहा है। R&D का बजट मैंने बताया आपको 2030 तक हम 10% कर रहे हैं, जो विकसित मतलब जो भारत का विजन है, मतलब जो 2047 तक का, तो उसके साथ अलाइन है ये। फिर आपका आईडेक्स इनिशिएटिव है, यानी कि स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए बहुत ही फेमस है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। इसमें गवर्नमेंट सीड फंडिंग दे रही है आपके कुछ स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ तक की। प्लस एक और स्कीम है इनकी अदिति, जब लगता है कि यार ये तो मतलब जो मार्केट में अगर ये प्रोडक्ट आया तो इट इज़ गोइंग टू हैव सम ग्रेट फिजिबिलिटी, तो ठीक है भाई, फिर उसके तहत 25 करोड़ तक का भी यहाँ पर सब स्कीम के तहत सपोर्ट दिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ये कर रही है। इसके अलावा सृजन, अब आप कहेंगे कि सर मुझे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सर मतलब अब इंडिजनाइजेशन जो भारत में होना चाहिए डिफेंस सेक्टर में, इसमें ही कॉन्ट्रीब्यूट करना है, इसमें करियर बनाना है, मैन्युफैक्चर बनना है, लेकिन जानकारी कैसे मिले कि हम लोकली क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसमें सारी स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। तो गवर्नमेंट कह रही है आप इस वीडियो में है ना टेंशन क्यों ले रहे हैं, सृजन पोर्टल को ओपन कीजिएगा आफ्टर दिस वीडियो इज डन। तो उसमें गवर्नमेंट बता रही है कि लोकल आप जो प्राइवेट कंपनीज हैं क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उसमें जो भी आपको सपोर्ट चाहिए इस पोर्टल के थ्रू हो जाएगा, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे डिफेंस इंडिजनाइजेशन के, तेजस का तो नाम आपने सुना ही है, INS अरिहंत का नाम सुना है,
एटेक्स यानी कि आर्टिलरी गन सिस्टम बना रहे हैं, मतलब बना चुके हैं। आपका अर्जुन टैंक है, राइट। इसके अलावा ये भी है प्रचंड प्रोजेक्ट, LCH प्रचंड प्रोजेक्ट। तो इसके तहत हमने अपना हेलीकॉप्टर बनाया है और ये हेलीकॉप्टर सियाचिन लद्दाख जैसे टेरेन्स में भी मतलब एक क्रूशल रोल प्ले करेगा। तो ये हमारा सक्सेस स्टोरी है। अब इंडिया फोकस कर रहा है कि भाई मेक इन इंडिया से अब हमें मेक फॉर द वर्ल्ड पे फोकस करना है, यानी कि हमें एक्सपोर्ट करना है। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के पास एडवांटेज क्या है? ठीक है भाई, हम पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ठीक है, हम इसमें बढ़ रहे हैं, बट अभी तो 5 साल आगे जाकर कई सारे ड्रीम्स हैं जो मेटेरियलाइज होंगे। लेकिन 5 साल आगे तभी मेटेरियलाइज होंगे जब हम डोमेस्टिक के अलावा बाहर के भी मार्केट को टैप करेंगे, हमारी कंपनीज को बाहर भी मतलब ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। तो देखो एडवांटेज क्या है कि इंडिया नॉन अलाइंड वाली स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से आप किसी भी फ्रंट में, रशिया और रशिया के साथी देश, कल को बेलारूस हमसे कहने लगा, हम कहेंगे टेंशन मत लो, बेलारूस रशिया से अगर ये सप्लाई आपको अभी मिल नहीं रही है, वैसे रशिया और बेलारूस आर क्वाइट क्लोज, सिक्योरिटी का जिम्मा रशिया का ही है, लेकिन रशिया कहता है ठीक है, इंडिया की डिफेंस इंडिजनाइजेशन को भी हम सपोर्ट कर देते हैं, हम यहाँ पर FDI भी लेकर आएंगे रशिया से। तो रशिया अगर सोचेगा यार इंडिया का फोकस इसमें है, तो इंडिया केवल कस्टमर नहीं बनेगा, अब इंडिया ज्वाइंट वेंचर्स ही करेगा ब्रह्मोस की तरह। तो कहेगा ठीक है, हमारा साथी देश है, इसको भी तुम कुछ एक्सपोर्ट कर दो। तो हम बेलारूस को भी करेंगे, उधर USA के जो और साथी देश हैं उनको भी कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर अलायंस का तो पार्ट नहीं है। तो ये एक इंडिया के लिए फेवरेबल है कि नहीं? तो अभी तक लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कई ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी विदेशी जो फेमस कंपनीज हैं आपकी डिफेंस सेक्टर की, उनको छोटे छोटे कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है भाई, फाइनल प्रोडक्ट के लिए तो रिलायबिलिटी चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, तो अभी वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रही है। जैसे कि USA के साथ भी हम रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर हम आपसे कुछ खरीदेंगे तो आपको भी लगभग इतने का ऑर्डर हमारी कंपनियों को देना पड़ेगा। भाई अगर ट्रंप कह रहे हैं कि लॉकहीड मार्टिन से ऑर्डर ले लो, इंडिया आप ये वाला चीज़ें खरीद लो, जैसे अभी वो डील करके गए सऊदी अरब में, तो हम भी कहेंगे कि अगर हम खरीदेंगे तो आप भी हमारी कंपनियों से खरीदेंगे, राइट। तो साथ में ये अब वो कहते हैं कि ठीक है हम खरीदेंगे तो सही, लेकिन आप गारंटी लो कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई रहेगी, तो हम उसमें भी एग्रीमेंट साइन करें कि कैसे गवर्नमेंट उसको विश्वास दिला सकती है। लेकिन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे एरो इंजन्स, एंटी मिसाइल सिस्टम, जैसे अभी हमने S-400 की में एंटी मिसाइल सिस्टम देखा उसका यूज़, तो कई ऐसी मिसाइल्स हैं जो अभी भी हम बाहर से ही खरीद रहे हैं, राइट। एडवांस UAVs, उसके लिए भी हमें बाहर से ये भी खरीदना पड़ेगा। कुछ फाइटर जेट्स हैं, उनके लिए भी हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा। 5th जनरेशन पे अभी काम चल ही रहा है। तो यानी कि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर अभी भी डिपेंडेंस है। एक बड़ा हर्डल ये है कि इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट को कैप्चर करा हुआ है USA, वेस्टर्न यूरोपियन और रशियन कंपनीज ने। तो अब इनको साइडलाइन करके या इन्हीं की मार्केट में स्पेस इंडिया को बनाना पड़ेगा। अब इन्होंने तो कितने सारे वॉर्स में अपने वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कराकर मतलब उसकी रिलायबिलिटी को स्टैब्लिश कर दिया है, मतलब पीपल आर कंसिडरिंग दे आर मोर रिलायबल। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है। जैसे कि आपको याद है अजरबैजान अर्मेनिया में अर्मेनिया को पिनाका मिसाइल्स प्रोवाइड की गई थी, याद आ रहा है, राइट। अब देखिए 9th वाला पॉइंट, C-295। ये C-295 एक्चुअल प्रोजेक्ट है क्या? इंडिया अपनी मिलिट्री के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको बिल्ड कर रहा है। इसमें एयरबस और टाटा, इनका ये जॉइंट वेंचर है। अभी 16 जो इनके एयरक्राफ्ट हैं वो तो एयरबस की जो फैक्ट्री स्पेन में है वहां पर बन रहे हैं, और उसके बाद 2026 से बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर, यस ये लिखा, बाकी जो 40 एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में वडोदरा में बनेंगे, ठीक है। अभी तक वो फैसिलिटी तैयार हो गई है। लास्ट जो मैंने अपडेट देखा था कह रहे थे कि 26 से दे आर गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अब स्पीड इसमें पैरामाउंट है, कारण ठीक है हम स्टेप्स ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली सिक्योरिटी रिस्क जिस तरीके से हैं तो हमें स्पीड करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग को। लेकिन साथ में जो शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात करें तो इंडिया के पास इतनी बड़ी कॉस्ट है, लेकिन अगर हम ग्लोबल टनेज की बात करें केवल 1% ऐसा है जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का इंडिया ले पा रहा है। लेकिन चाइना 51% डोमिनेंस रख रहा है चाइना, सोचो। तो एक बड़ा गैप है, इसको भी हमें मतलब एड्रेस करना पड़ेगा। जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करनी पड़ेगी। 85% अभी भी क्रूड ऑयल हमारा बाहर से आता है, 50% गैस आ रही है। तो कहने का मतलब है एनर्जी में इंडिया डिपेंडेंट है ऑन आउटसाइड, राइट। और इंडो पैसिफिक अगर मेजर टसल ग्राउंड बना तो ऐसे में इस एनर्जी सप्लाई को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे हमारे दुश्मन, चाहे वो चाइना बने, चाहे वो पाकिस्तान बने,
अरेबियन सी की तरफ, क्योंकि ग्वादार पर वो स्टैब्लिश करना चाह रहा है अपने आप को। तो हमें उस लिहाज से भी आगे तक की सोचनी पड़ेगी। तो क्या करें भाई, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की बात करें, है कि नहीं, वो कोशिश करनी पड़ेगी। फूड सिक्योरिटी पर भी, जैसे मॉनसून जैसी चेंज होता है तो फूड सिक्योरिटी पर इशू हो जाता है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, जो बेल्ट ग्रीन रिवोल्यूशन की बेल्ट थी, लेकिन उस बेल्ट में आप ग्राउंड वाटर टेबल देखिए इतनी डिप्लीट हो गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ऐसे में हमें कॉम्प्रिहेंसिव रखना पड़ेगा। जैसे नेशनल सोलर मिशन है, जल शक्ति अभियान है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये उसमें कुछ स्टेप्स हैं। प्लस सजेशन दिया जाता है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन हर एक सरकार एक ही विजन से काम करे जब देश की सुरक्षा की बात हो। तो उसके लिए एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्लोमेटिक आउटरीच, मार्केट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें उसके अंदर हों, जिससे कि सरकार कोई भी बदले लेकिन अगले 10 साल में जो भी इंडिया को अचीव करना है वो अचीव करके ही रहे। तो कंक्लूड हम इस बात से कर सकते हैं कि हार्ड पावर इज इंडियाज नेसेसिटी। इट इज नॉट जस्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज फॉर आवर फर्दर इकोनॉमी बूस्ट एंड डिप्लोमेटिक बूस्ट। यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसी की होती है जो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, प्लस अपने दोस्त यानी कि जो हमारे फ्रेंड्स होंगे उनकी भी जरूरत में काम आ सकता है। तो अगर इस एनालिसिस से अब तक है आपको सब कुछ क्लियर, यू कैन मेंशन वाह और अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनालिसिस में। आप यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ शशांक त्यागी फॉर यू पर। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, मेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस एक वीडियो में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। Examine the strategic challenges of India in its neighborhood. Steps taken to enhance its defense capabilities. ठीक है, तो चैलेंजेस पूछें, चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए, मैप से, रिफाइनरी, पोर्ट एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर नेबरहुड, प्लस स्टेप्स टेकन। और स्टेप तो भाई साहब हमने 9 स्टेप्स बताए हैं, 9 में से अगर आपने 5 स्टेप्स भी लिख दिए तो आपका एक कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और जो डेटा है ना, डेटा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा डेटा हमें याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन एक जो ट्रेंड है तो एटलीस्ट आप उस ट्रेंड को लिख देंगे, मेजर माइलस्टोन को हाईलाइट कर देंगे। तो एक टॉपिक है मान लीजिए डिफेंस डेवलपमेंट एंड कैसी स्ट्रेटेजी, मतलब हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो उससे रिलेटेड कुछ 4 डेटा ध्यान रख लिए ना, उससे काम हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।